स्वागत है। नमस्कार। एक अच्छा राजनेता वही है जो कभी राजनीति ना करे। एक चर्चा हमेशा से रही है, राजनीति में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्या उसको दबाया जा सकता है या उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? जवाब है नहीं। राजनीति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य से भी इस चीज़ को देखते हैं तो जो अभिव्यक्ति है, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, इसको आप किसी भी परिस्थिति में, चाहे आप राजनीतिक ले लो या राजनीतिक हटाकर या फिर आप राजनीति को साइड कर कर भी नहीं दबा सकते। एक उदाहरण समझते हैं। आप बस में ट्रैवल कर रहे हो या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पर कुछ बूढ़े लोग बैठे हैं, बूढ़े कहो या ओल्ड एज के लोग बैठे हैं, ठीक है। अब वो चर्चा कर रहे हैं किसी विषय को लेकर और वो चर्चा आपको ऐसी लगती है कि उसमें कुछ फॉल्स हैं और एक तरफा चर्चा है, तो आप उसमें पढ़ना नहीं चाहते हो। लेकिन फिर वो बूढ़े लोग आपको निर्देशित करते हैं कि आप भी इस पर अपने विचार दीजिए और फिर आप अपने विचार देते हो, क्योंकि आप ओपन माइंडेड हो तो आप अपने विचार रखना स्टार्ट करते हो। तो जो ग्रुप था, ओल्ड एज लोगों का ग्रुप, बूढ़े लोगों का ग्रुप, उसको अब फील होने लगता है कि ये व्यक्ति हमारे विचारों के उलट बोल रहा है। तो फिर एक विवाद शुरू होगा आपके बीच और उन व्यक्तियों के बीच। किस तरीके का? अपने आप को स्थापित बनाए रखने का। बूढ़े लोग ये चाहेंगे कि भले ही मेरी बात गलत है, लेकिन मैं यहाँ पर सर्वोपरि होने की कोशिश करूँगा। मैं इस तरीके के तर्क दूंगा कि सामने वाले की बात कट जाए, भले ही चाहे वो तर्क गलत हो। जी हाँ। और वहाँ पर आपको मास जो ग्रुप था उसके द्वारा ये बोलकर चुप कराया जाता है कि आप मत बोलिए, आपको कुछ नहीं आता है या फिर आप गलत बात कर रहे हैं। जी हाँ, यहीं से आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आज़ादी का हनन होने लगता है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी व्यक्ति के बोलने की आज़ादी और उसकी अभिव्यक्ति को छीना जा रहा है या फिर इस आधार पर रोका जा रहा है कि वो व्यक्ति अपनी अलग विचारधारा रखता है या फिर ग्रुप जो बना हुआ है उससे अपने विचार मेल नहीं खाता है, तो आप अपनी अभिव्यक्ति नहीं रख पाओगे। एक और सिंपल उदाहरण देखते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा गांव में जो एक जनसंख्या निवास करती है, वो अधिकतर अपने विचार हैं वो रूढ़िवादी रखती है एक हद तक। और अगर एक व्यक्ति जो शहर में पढ़ा है और थोड़ा बहुत उसने राजनीति के बारे में, चीज़ों के बारे में ज्ञान लिया है और वो अपने गांव में जाता है, अपने विचार देता है, तो जो एक ग्रुप है, रूढ़िवादीता उसके अंदर है अभी भी, वो उन विचारों को स्वीकार नहीं करेगा। वो उन विचारों को ये कहकर टालने की कोशिश करेगा कि दो चार किताबें पढ़ ली तो दो चार किताबें क्या पढ़ ली, तुम तो ये चीज़ गलत कहने लगे। जी हाँ, ऐसा होता है और ये सच्चाई है। तो क्या आपकी जो अभिव्यक्ति है वो इस आधार पर छीनी जा सकती है कि एक बड़ा समुदाय, बड़ा ग्रुप या फिर ज़्यादा जनसंख्या
किसी दूसरी चीज़ को मान रही है और आप नहीं मान रहे हो, तो आपको नहीं है अधिकार उस चीज़ के खिलाफ बोलने का। चलिए एक और उदाहरण समझते हैं। देखिए, अभी जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूँ वो थोड़ी विवादित हो सकती है, लेकिन ये बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि इस बारे में विचार रखने चाहिए। ठीक है, कुछ लोग इस बात से सहमत होंगे या नहीं होंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन ये चीज़ बोलना ज़रूरी है। अब मैं इसको एक कहानी के रूप में बताता हूँ। मैं किसी का नाम कुछ नहीं लूँगा ताकि ये निष्पक्षता रहे इसमें। देखिए, हम इसको एक प्लेस मान लेते हैं, ठीक है, एक जगह मान लेते हैं। इस जगह में कुछ लोग रहते हैं, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को विकसित कर चुके हैं और यहाँ के लोग कम विकसित हैं और यहाँ के लोग अभी प्राकृतिक अवस्था में हैं। प्राकृतिक अवस्था में मतलब वो जंगल में रहते हैं और मतलब एजुकेशन उनके पास नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं वो विकसित नहीं होना चाहते हैं। जी हाँ, और मुझे लगता है कि विकास किस चीज़ का होना चाहिए? बौद्धिक विकास होना चाहिए। देखिए, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो, ठीक है, बड़े बड़े ब्रिजेस बना सकते हो, बड़े बड़े पुल बना सकते हो, ठीक है, और अच्छी टेक्नोलॉजी बना सकते हो, बिल्कुल, लेकिन आप बौद्धिकता को क्रिएट नहीं कर सकते। ये आपको तभी मिलेगी जब आप दूसरे व्यक्तियों को बोलने का मौका देंगे, उनकी बात सुनेंगे और दोनों के बीच संतुलित रूप से बातचीत होगी। जो आप उसकी बात से सहमत नहीं होंगे वो अपनी नहीं होगा, फिर एक निष्कर्ष निकाला जाएगा, वो बौद्धिकता को विकसित करेगा। समझ रहे हैं? तो अगर कोई सभ्यता या कोई भी जन समूह अपने आप को विकसित नहीं करना चाहता है इस आधार पर कि हमारी कुछ जो प्राचीन मान्यताएं हैं, प्राचीन संस्कृति है, वो खो जाएगी या फिर उसको लोग भूल जाएंगे, तो एक तरीके से ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप बात कर रहे हो बौद्धिकता की और आपकी जो विचारधारा है वो रूढ़िवादी है, आपके जो विचार हैं वो एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर ही हैं, तो इसमें आपने कुछ नया नहीं सीखा है। जो ब्रेन है, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनको नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है लंबे समय से। क्यों? क्योंकि एक प्रचलित जो विचारधारा रही है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो किया जा रहा है, तो ब्रेन का इसमें बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि एक पीढ़ी आई, एक पीढ़ी ने कहा कि पर्टिकुलर काम करना है आपको, फिर दूसरी पीढ़ी आई आपको सेम काम करना है, तीसरी पीढ़ी ने कहा आपको भी सेम काम करना है। मतलब कुछ भी नयापन नहीं आया है विचारधाराओं के अंदर। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सभ्यताओं का पतन है वो अभिव्यक्ति को दबाने के साथ ही शुरू हो जाता है। देखिए, ये हो सकता है एक कोट बन जाए कि सभ्यताओं का पतन अभिव्यक्तियों को दबाने के साथ होता है, और ये बात सच भी है। अक्सर हम इतिहास में जाकर देखते हैं कि बड़े बड़े साम्राज्य थे वो क्यों पतन की ओर चले गए। उसका रीज़न ये था कि तानाशाही, रूढ़िवादिता जहाँ पर बढ़ जाती है, लोगों को बोलने से रोक दिया जाता है, वहाँ फिर जो लोग मतलब जो लोगों के विचार हैं वो क्लैश होने लगते हैं, तो फिर लोग सहमत नहीं हो पाते उस समूह से जो शक्तिशाली होता है और जो सभी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और फिर उस समूह के खिलाफ जो शक्तिशाली है, जो मास है, यानी कि मास से मतलब जो बहुत ज़्यादा लोग हैं, वो विद्रोह करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं। कहाँ पर? तानाशाही वाले शासन में।
अब हम वर्तमान समय में देखते हैं, विश्व के अधिकतर जो देश हैं वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाते हैं, है ना। और इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है व्यक्ति को, और इस पर कुछ विशेष परिस्थितियों में वो प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। वो परिस्थितियां हैं कि जब देश की अखंडता सुरक्षा खतरे में आए, तब आपकी अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बिल्कुल ये सच है और होना भी चाहिए। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में एक व्यक्ति की आज़ादी स्वतंत्रता की बोलने की इस आधार पर रोक दी जाए कि आप हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाते हो तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है। ये एक रूढ़िवादिता है, एक रूढ़िवादी प्रणाली है ये कहना कि अगर आप हमारी विचारधारा में मेल नहीं खाते हो तो आप विरोधी हो हमारे। ये क्या बात हुई? अगर मैं ए को सपोर्ट नहीं करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बी को सपोर्ट कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं ए और बी दोनों से किनारा कर रहा हूँ। और अधिकतर यही देखा जाता है राजनीति में कि जो राजनेता हैं वो यही अपने भाषणों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारी सरकार सत्ता में है तो जो हमारी विचारधारा है वो सर्वोपरि होगी। इसके बजाय कोई भी अलग विचारधारा है वो विरोधी मानी जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रतिबंधित कर रहे हो। आप सभ्यता के अंत की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हो अभिव्यक्ति को रोककर। किसी भी कंडीशन में अभिव्यक्ति को नहीं रोका जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभिव्यक्ति से ही विचार जन्म लेते हैं और विचार ही एक अच्छा आइडिया लाता है। अगर आप हमेशा रूढ़िवादिता फॉलो करते रहेंगे तो नए विचार आना ही बंद हो जाएंगे, और जब नए विचार आना बंद होते हैं तो जो सभ्यताएं हैं वो डिक्लाइन की तरफ बढ़ती हैं। हाँ, अधिकतर हम देखते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में एक सरकार है, वो अपने निर्णय इस आधार पर ले रही है कि जो पुरानी सरकार है उसने क्या किया है, या फिर ब्लेम गेम, जो एक वीडियो है हमारे चैनल पर ब्लेम गेम वाली, उसमें हमने ये दिखाया था कि जो राजनेता हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ब्लेम गेम खेलती हैं कि आपने तो इतना किया था, हम क्यों करें, आपकी सरकार ने तो इतना किया था, हमने देखो ये किया। ये नहीं होना चाहिए। वर्तमान में जो आप सरकार है आपकी, उसमें आपने अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए चीज़ों को बढ़ाने का, ना कि ये कि देखिए आज से 1000 साल पहले इस सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया था ये अप्रोच गलत है। और जो अभिव्यक्ति है वो सर्वोपरि होनी चाहिए। J.S. मिल ने यही कहा था, आपकी अभिव्यक्ति को इस आधार पर नहीं छीना जा सकता कि आप जो बहुमत है उसमें नहीं आते। उसने कहा था कि सारी दुनिया भी आपके खिलाफ हो जाए तब भी आपकी बोलने की आज़ादी को नहीं छीना जा सकता। और ये सच भी है। किसी व्यक्ति के विचारों को रोकना मतलब उसकी आत्मा को छीन लेना है। इंसान विचार से ही तो संवाद कर सकता है, या फिर यूँ कहें कि जो व्यक्ति है वो क्या है, वो विचार ही तो है। अगर हम सारे संसार से, सारे वर्ल्ड से थॉट्स रिमूव कर दें, या फिर जो भी विचारधाराएं हैं, जो विचार हैं वो रिमूव कर दें, तो इंसान जानवरों की तरह हो जाएगा, प्रकृति में रहेगा, खाना खाएगा और बस बैठा रहेगा 24 घंटे, कुछ भी नयापन नहीं। तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है या फिर जो अभिव्यक्ति है उस पर
किसी के द्वारा भी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। अधिकतर भारतीय घरों में ये देखा जाता है कि जो परिवार में बड़े लोग हैं, वो बच्चों को ये कहकर दबाते हैं कि तुम अभी कुछ नहीं जानते हो। अगर कोई ऐसी बात चल रही जिसमें बच्चे जो एजुकेटेड हैं उनको लगता है कि हाँ यार इस समय ये लोग गलत कर रहे हैं, तो अधिकतर ये कह दिया जाता है कि तुम मत बोल, तुम अभी कुछ नहीं जानते, तुम छोटे हो। ठीक है, बात ठीक है, लेकिन एक बार जो तर्क वो पेश कर रहा है उसको सुना जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि सुना जाना चाहिए सबसे बड़ी ताकत है इस जहान में। भले ही आप किसी के विचारों से सहमत मत होइए, लेकिन उसे सुनिए। अधिकतर आपने देखा है कि जब भी लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयों से मतलब आप रील्स चलाते होंगे, शॉर्ट्स देखते होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि कोई महिला या पुरुष किसी वजह से बाज़ार में भिड़ गए हैं और एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, तो महिला बोलेगी तू कुछ मत बोल, तू चुप रह, और फिर वो पुलिस को बुलाएगी। या फिर मतलब दो पुरुष लड़ रहे हैं, एक पुरुष बड़ा है, एक ने कुछ मतलब ऐसा कर दिया कि जो दूसरे पुरुष को अच्छा नहीं लगा, तो वो उसकी बात नहीं सुनेगा, बोलेगा तू चल पुलिस के पास। और पुलिस भी फिर इस आधार पर उस व्यक्ति को अंडर अरेस्ट कर लेती है कि इस व्यक्ति ने इस मतलब जो पक्षदाता है, जो इस कंडीशन में ऊपर है, उसकी बात सुनी जाएगी, ना कि दूसरे वाले की। अगर मान लो दोनों व्यक्ति शांति के साथ दोनों दूसरों की बातें सुन लेते और एक कॉमन चीज़ उनके अंदर निकलती, तो विवाद कभी नहीं बढ़ता। और यही वो स्टेज है कि अगर इंसान इतना समझदार हो जाए कि वो अभिव्यक्ति को पहले रखने लगे, अपनी नहीं दूसरों की अभिव्यक्ति भी बहुत ज़रूरी है, तब ही मुझे लगता है कि जो विवाद का हल मुद्दा है वो ही ख़त्म हो जाएगा। इस पे एक और विचारक हुए हैं, मैं भी आपको बताता हूँ उनका। एक विचारक हुए हैं जिनको हम मैरी पार्कर फोलेट बोलते हैं, जिन्होंने एक थ्योरी दी है, कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जो विवाद है उसका समाधान कैसे होगा। तो उन्होंने ये बताया था कि विवाद का समाधान 3 तरीके से किया जा सकता है। डोमिनेशन के थ्रू, यानी कि एक पक्ष दूसरे पक्ष पर हावी हो जाए, ठीक है। दूसरा कंप्रोमाइज़, यानी कि दोनों लेन देन कर लें। और तीसरा था इंटीग्रेशन, यानी कि अन्य रास्ता निकालना, तीसरा रास्ता। तो जो MP फॉलेट थी, इन्होंने तीसरे रास्ते को सबसे महत्वपूर्ण माना, यानी कि अन्य रास्ता निकाल लेना। क्योंकि लेन देन से क्या मतलब, पैसों की बात हो रही है यहाँ पर। और दूसरा एक पक्ष विजय, भाई एक पक्ष विजय हो गया लेकिन दूसरे पक्ष को तो नुकसान हुआ होगा ना कुछ। अब हम देखते हैं कि क्या है। इन्होंने ये कहा है कि जो हारमोनियस ऑर्डरिंग कहा है इन्होंने इस चीज़ को, है ना, मतलब जो अगर आपको विवाद का हल निकालना है तो आपको समन्वय पर बल देना होगा। दूसरों की बात सुनो, कंक्लूजन निकालो, जिसकी जितनी ज़्यादा गलती है उसको उस आधार पर उस व्यक्ति को भी ये मानना पड़ेगा कि मेरी गलती है। अधिकतर हम देखते हैं कि विवादों में कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होता है कि मेरी गलती है। क्योंकि एक बात आ जाती है ना कि मैं क्यों मानूं अपनी गलती, मैं तो हीरो हूँ, मैं फिर राजा हूँ। वो दिखाता है कि व्यक्ति समझदार नहीं है, व्यक्ति विवादित मतलब विवाद में पड़ना चाहता है। खैर, हमने बात करी अभिव्यक्ति की। अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी मुझे नहीं होती तो मैं इस तरीके से वीडियो नहीं बना पाता, नहीं बोल पाता, और ना आप इस वीडियो को सुन पाते। और अगर आपके विचार अभी भी रूढ़िवादी हैं तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो से भले ही सहमत मत होइए, लेकिन एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने क्या कहा है। मैंने ये कहा है कि नए विचार ना पैदा करना हमारी सभ्यता को अंत की ओर ले जाता है। जी हाँ, अगर आप नए विचार पैदा नहीं कर रहे हो तो सभ्यता का अंत ही होगा, कोई भी नयापन नहीं आएगा। नमस्कार।